Hello students, how are you? I hope you are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBUNGC Ankleshwar. We are discussing a chapter Human Reproduction. In last video lecture, we have studied spermatogenesis, that means formation of a sperm inside testis. The process is called spermatogenesis. I have discussed how spermatogenesis takes place, how it is controlled by different hormones. Now we have to discuss another gametogenesis, that is oogenesis. So what is oogenesis? Oogenesis is formation of mature female gamete. What is mature female gamete? It is ovum, ova या egg is called oogenesis. तो जिस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, सिमिलरली ओवम या एग का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि oogenesis स्टार्ट कब होता है. तो स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब फीमेल अपनी मदर के यूटेरस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, उसी समय oogenesis स्टार्ट हो जा चुका होता है. यानी बिफोर बर्थ ऑफ फीमेल oogenesis हैज़ स्टार्टेड 25th वीक ऑफ द फिटल स्टेज. यानी फिटस जब 25th वीक का होता है, 25 वीक का होता है, उसी समय से oogenesis स्टार्ट हो चुकी होती है. अब ये होगा कैसे? तो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमीट, मदर सेल और उगोनिया. ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस होगा, माइटोसिटिक डिवीज़न होगा, और उस माइटोटिक डिवीज़न के रिजल्ट के कारण मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल, मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल, जिसका कि दूसरा नाम क्या होगा? उगोनिया. तो ड्यू टू माइटोटिक डिवीज़न इन जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, millions of gamete mother cells or oogonia are formed. No oogonia formed or added after birth. यानी जो भी oogonia बनना होगा वो फिटल स्टेज में ही बन चुका होगा. बर्थ के बाद, फीमेल के बर्थ के बाद कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि oogenesis प्रोसेस की स्टार्टिंग फीमेल के फीटल स्टेज में ही हो चुकी होती है. यानी जब वो मदर के यूटेरस में 25 वीक के फिटस के फॉर्म में प्रेजेंट है, देन oogenesis हैज स्टार्टेड. नाउ oogonia enters into meiosis 1 and proceeds up to dikinesis of prophase 1 and get suspended. आपने मियोसिस डिवीज़न 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, उसके डिफरेंट स्टेजेज हैं. तो उगोनिया मियोसिस 1 में इंटर तो करेगा, लेकिन ये डायकाइनेसिस तक जा कर के, यानी प्रोफेज 1 का एक फेज होगा डायकाइनेसिस, और वहाँ जा कर के डायकाइनेसिस तक जा कर के ये प्रोसेस क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है. और अब इस स्टेज में जो सेल होगा, यानी उगोनिया मियोसिस 1 में गया, मियोसिस 1 के डायकाइनेसिस तक पहुंचा, वहां जाकर के प्रोसेस सस्पेंड हो गई, रुक गई. अब जो स्टेज होगा वो कहलाएगा प्राइमरी oocyte. यानी अब जो स्ट्रक्चर वहां प्रेजेंट होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा. ईच primary oocyte surrounded by layer of granulosa cell and then called primary follicle. प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा. प्राइमरी oocyte ही जब क्या होगा? ग्रैन्युलोसा सेल से सराउंडेड हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. प्रोड्यूस तो हुए थे मिलियंस ऑफ oogonia, लेकिन जब प्यूबर्टी होगी, फीमेल का बर्थ होगा,
उसके बाद प्यूबर्टी आएगी, तो प्यूबर्टी तक एक ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होंगे, बाकी जो बने थे वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। ओके, अब प्यूबर्टी होने के बाद क्या होगा, तो आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड अ न्यू थिका, व्हाट इज थिका, इट इज अ लेयर, थिकनेस लेयर टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी ग्रैन्युलोसा सेल सराउंडेड होंगे और एक हैवी थिकनेस का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल सराउंडेड हो गए, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल characterized by a fluid filled cavity called antrum। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल में। इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या होगा, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाएगी एंड दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज एंट्रम। तो अगर एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया देन सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। अगर आप देखेंगे कि एंट्रम फॉर्म हो गया यानी फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई, तो अब हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल नहीं कहेंगे, अब उसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल। द थिका लेयर्स ऑर्गेनाइज इनटू, अब ये जो थिकनेस ग्रैन्युलोसा सेल्स के द्वारा जो थिकनेस बढ़ी थी, जो थिका बना था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इनर थिका इज कॉल्ड इंटरना, इनर थिका इज कॉल्ड इंटरना एंड आउटर थिका इज कॉल्ड एक्सटर्ना, यानी दो लेयर्स में ये डिवाइड हो जाएंगी। इंटरनल लेयर इज कॉल्ड इंटरना एंड एक्सटर्नल या आउटर थिका इज कॉल्ड एक्सटर्ना। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू टर्शियरी फॉलिकल ड्यूरिंग प्यूबर्टी द प्राइमरी oocytes रीस्टार्ट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब देखिए मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट सस्पेंड हो गया था कहाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, यानी फिटल स्टेज में ही वो सस्पेंड हो गया था। कहाँ सस्पेंड हुआ था, तो प्रोफेज 1 के डायकाइनेसिस में जाके सस्पेंड हो गया था। अब वो रीस्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी बर्थ हो जाएगा, बर्थ के बाद एडोलेसेंस क्रॉस हो जाएगा, एडोलेसेंस के बाद प्यूबर्टी आ जाएगी यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद वो जो सस्पेंडेड मियोसिस 1 था फिर से रीस्टार्ट होगा एंड कंप्लीट्स इट विदिन टर्शियरी फॉलिकल, और ये टर्शियरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में ही ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी जब ये जो मियोसिस 1 सस्पेंड हुआ था, ये टर्शियरी फॉलिकल जो स्ट्रक्चर बना था विदिन टर्शियरी फॉलिकल, ये मियोसिस 1 अब क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इसके रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि रिजल्टिंग 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल, आपने पहले भी पढ़ा है कि मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी मियोसिस 1 में ही क्या होता है, मदर सेल्स में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसका हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। ये घटना कब होती है, ड्यूरिंग द मियोसिस 1। तो यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पर 2 इक्वल सेल्स नहीं बनेंगे, 2 इक्वल डॉटर सेल्स नहीं बनेगी। क्या बनेगा, 2 अनइक्वल, यानी एक सेल लार्जर होगा और एक काफ़ी छोटा होगा। 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, 2n से अब ये n हो गया, इसलिए अब ये जो सेल्स बने ये क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। तो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, तो 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और जिनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो मदर सेल का हाफ हो चुका होगा। यानी अब क्रोमोसोम नंबर यहाँ कितना हो चुका होगा एक सेल के अंदर, 23, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में 2n इज इक्वल टू होता है 46, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23। तो हैप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, 23 होगा। द लार्ज हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। अब देखिए नाम आपको याद रखना है, जो लार्जर हैप्लॉइड सेल होगा उसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, जबकि जो टाइनी सेल्स, छोटा सा सेल बनेगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे और ये दोनों अलग अलग नाम से जाने जाएंगे।
लार्जर सेल होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, और जो सबसे छोटा जो काफ़ी स्मॉल सेल होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, नाउ द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of primary oocyte। अब अनइक्वल क्यों हुआ? क्योंकि अगर दोनों इक्वल सेल्स बनते तो न्यूट्रिशन यानी जहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में वो भी इक्वली डिवाइड होते, और आगे चूँकि इसको लंबे समय तक एक्टिव रहना है तो दोनों ही सेल्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती, इसलिए नेचर ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि दो अनइक्वल सेल्स बने, एक में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गया और दूसरा जो छोटा सेल बना पोलर बॉडी बनी वो बाद में आगे चल के डिजेनरेट हो जाएगी, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी नहीं, इसलिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट काफ़ी कम या ना के बराबर रखे गए। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट कहाँ आ गया? सेकेंडरी oocyte में आ गया। द टर्शियरी फॉलिकल हैविंग सेकेंडरी oocyte फर्दर चेंजेज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अभी जो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हुआ था, अब टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कुछ चेंजेज होंगे, और ड्यूरिंग दीज चेंजेज या ड्यू टू दीज चेंजेज टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। नाउ द सेकेंडरी oocytes सराउंडेड बाय अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर फिर से न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज जोना पेलुसिडा। इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, वी हैव अ स्टडी लेटर। इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो नई जो मेम्ब्रेन बनेगी सेकेंडरी oocyte के ऊपर उस मेम्ब्रेन का नाम होगा जोना पेलुसिडा। द सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यूज अप टू मेटाफेज 2। सेकेंडरी oocytes के अंदर मियोसिस 2, मियोसिस 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका था, अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगा सेकेंडरी oocyte में, और ये भी केवल मेटाफेज 2 तक जाएगा एंड अगेन ये फिर से सस्पेंड हो जाएगा एंड गेट सस्पेंडेड अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म। यानी सेकेंडरी oocyte में जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा वो मेटाफेज 2 तक चलेगा, मेटाफेज 2 के बाद सस्पेंड होगा, और ये तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक कोई स्पर्म ओवा को आकर के, यानी कोई स्पर्म सेकेंडरी oocyte को आकर के, अभी उसको ओवा कहना ठीक नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte को आकर के एक्टिवेट ना कर दे, तब तक ये मियोसिस 2 सस्पेंडेड रहेगा। यानी मियोसिस 1 भी सस्पेंड हुआ था, बट वो कहाँ सस्पेंड हुआ था? प्रोफेज 1 में सस्पेंड हुआ था, लेकिन मियोसिस 2 सस्पेंड हो रहा है, ये कहाँ सस्पेंड हो रहा है? मेटाफेज 2 के अंदर सस्पेंड हो रहा है। At this stage, Graafian follicle release secondary oocyte from the ovary by the process of ovulation। जब मेटाफेज 2 पर आकर के मियोसिस 2 सस्पेंड होगा, उसी दौरान ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी? रप्चर होगी, और उसके रप्चर होने के कारण, फटने के कारण क्या होगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी ओवरी से एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी सेकेंड ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के कारण ओवा या ओवम का रिलीज हो गया, ओवरी से ओवा या ओवम अब रिलीज हो गई। अब ये तब तक मियोसिस 2 फिर से रिज्यूम नहीं होगा जब तक कि स्पर्म आकर के उसको एक्टिवेट ना करे। ऑन एंट्री ऑफ अ स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट इट टू कंप्लीट मियोसिस 2। जब स्पर्म आएगा उसको स्टिमुलेट करेगा, तब जाकर के मियोसिस 2 वापस रिज्यूम होगी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड ओवम। एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा एंड अ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। मियोसिस 1 में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था, अब मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से oogenesis कंप्लीट होगी, यानी दो बार, एक बार मियोसिस 1 होगा, एक बार मियोसिस 2 होगा, बट दोनों ही स्टेज क्या होंगे? कुछ समय, काफ़ी समय के लिए सस्पेंड होंगे, और इस तरह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सस्पेंशन ओवम इज फॉर्म्ड बाय एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis।
तो ये था oogenesis के बारे में कि oogenesis किस तरह से होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको स्टेजेज याद रखने हैं। जो टर्म्स यहाँ पर आए हैं, कई सारे टर्म्स यहाँ पे आए हैं, उन टर्म्स को अच्छे से याद रखना है, समझना है। ओके, अब हम डायग्राम, एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंपेयर किया गया है। और ये डायग्राम डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए ये डायग्राम पूछा जाता है। सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको कहा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का, oogenesis का सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कीजिए डायग्रामेटिक। तो ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले फिर से एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस को ही देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अटेंड होगी तभी स्टार्ट होगी। यानी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट नहीं होता, यानी मेल का जब बर्थ हो चुका होगा, बर्थ के बाद एडोलेसेंस पीरियड क्रॉस होने के बाद प्यूबर्टी आएगी। आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, टेस्टिस की जो लाइनिंग होगी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, उसमें जो सेल्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके कारण इसके सेल्स का नंबर बढ़ेगा और उनमें से कुछ सेल्स लार्जर साइज के होंगे जिनको हम नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये कहलाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, यानी मियोसिस 1 होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो ये बनेगा स्पर्मेटिड्स। ये क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में जब डिफ्रेंसिएशन होगा, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांसफॉर्म होंगे, देन दे फॉर्म स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये देखिए, ये यहाँ तक का जो स्टेज आपको दिखाया गया है, लिखा गया है फीटल लाइफ, यानी ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? फीटल स्टेज में हो रही है। तो ओगोनिया है, मियोसिस माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे भी हो रहा है। सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस के द्वारा क्या होगा? सेल्स का नंबर इंक्रीज किया जाएगा। अब क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और ये देखिए बर्थ के पहले क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। बर्थ के पहले सस्पेंड होगा और सस्पेंडेड होने के बाद कंप्लीट मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा? तो कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। जब ये कंप्लीट होगा तो बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के कारण या एज अ रिजल्ट एक ओवम का फॉर्मेशन होगा और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। बट ये देखिए, ये सारा कुछ कब हो रहा है? एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, यानी कि जब फीमेल ने प्यूबर्टी अटेन कर ली है तब जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस और oogenesis का प्रोसेस दोनों अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, उसको भी आपको याद रखना है। आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं भेज रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है और जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको आपको होमवर्क की नोटबुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं परेशानी होगी तो आप